नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिसकी दोस्तों अभी एग्जाम डेट क्लियर कर दी गई है, यानी कि कंफर्म कर दी गई है। 3 तारीख यानी कि 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आप लोगों के एग्जाम होने हैं। तो उसी दोस्तों एग्जाम डेट को देखते हुए हम लोग जनरल साइंस का यानी कि साइंस का आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आया है। इससे पहले कल मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 रीजनिंग का दोस्तों सेशन कंप्लीट कराया था, क्योंकि सबसे ज्यादा रीजनिंग का वेटेज है। उसके बाद दोस्तों साइंस का और मैथ का वेटेज है। 25-25 क्वेश्चन मैथ और साइंस के आने हैं और 30 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। तो उसी 25 में से आज 20 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं साइंस के, जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों आप लोगों के डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि बिना किसी देरी के, मतलब बिना किसी उसके, आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक है। और मुझको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, या आप लोगों ने टॉप 20 में कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए, ठीक है। डेली यूजेस से दोस्तों ये रिलेटेड क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही साइंस में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लोगों से पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज के अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रामसन एसएससी क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका यानी कि सेल, हमसे कह रहा है कि बताइए इसका ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम इसको दोस्तों कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना। क्या कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना। कोशिका का प्रोटीन कारखाना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। तो प्रोटीन दोस्तों आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है माइटोकांड्रिया, यही दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा को कहा जाता है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। और दोस्तों इसका एक और नाम है, इसको कचरा पात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कचरा पात्र। पूछता है कि कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी नंबर केंद्रक। केंद्रक को दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का, इसको केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक क्या होता है दोस्तों? केंद्रक कोशिका की वृद्धि में, कोशिका के विभाजन में, इसमें सभी में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। और दोस्तों हम लोगों से पूछता है कि जो कोशिका में, मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, पावर हाउस है, इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो इसमें दोस्तों ऊर्जा एटीपी में संचित होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एटीपी का भी दोस्तों एक क्वेश्चन है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों कोशिका की खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन, MAN, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्टमैन। ये दोस्तों इन्होंने कोशिका की खोज की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता मापी है। ये क्या है? ये है आर्द्रता मापी। आर्द्रता यानी कि ये वायु में हमारी उपस्थित नमी को नापता है। किसमें? वायु में उपस्थित नमी। आर्द्रता मापी का मतलब होता है कि वायु में कितनी नमी है, वायु में नमी, इसको हम लोग आर्द्रता मापी कहते हैं। ये होता है हाइग्रोमीटर, जो कि वायु में उपस्थित नमी को नापता है, यानी कि आर्द्रता मापी भी उसको कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है नंबर 2 बैरोमीटर। तो यही दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि बैरोमीटर में किसका यूज किया जाता है। बैरोमीटर में दोस्तों कांच की एक नली होती है। इस नली में Hg यानी कि इसको पारा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। ये दोस्तों इसमें नली में भरा रहता है। बैरोमीटर में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि अगर नली में पारा, क्या हो कि नली में पारे की मात्रा अचानक ऊपर उठ जाए,
पाले की मात्रा ऊपर उठ रही है, माने ऊपर का सिंबल बना दिया है। तो कह रहा है कि बताइए वायुमंडल में किस प्रकार का मौसम होता है या किस प्रकार का मतलब संकेत होता है। तो क्या कह रहा है कि पारे की मात्रा यानी कि बैरोमीटर में पारा का स्तर क्या हो गया, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, यानी कि ऊपर को उठ रहा है। तो क्या होता है कि मौसम साफ होता है, मौसम साफ। अगर धीरे धीरे पारा की मात्रा यानी कि पारा का स्तर ऊपर उठ रहा है, और अगर पारा की मात्रा नीचे गिर जाए, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये नीचे का सिंबल लगा दिया, यानी कि पारा की मात्रा नीचे आ जाए एकदम, तो क्या होता है, तो तूफान का संकेत होता है। ठीक है। अगर नली में पारा की मात्रा Hg की मात्रा नीचे को गिर जाए तो तूफान का संकेत, और धीरे धीरे ऊपर को जाए तो मौसम साफ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, ये दोस्तों दूध की शुद्धता को मापता है। किसको? दूध की शुद्धता, इसको मापता है लैक्टोमीटर। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, ये दोस्तों हवा की गति को मापता है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, किसको मापता है, हवा की गति को। हवा की गति यानी कि स्पीड, इसको कौन मापता है, इसको मापता है एनीमोमीटर। ठीक है। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये आर्द्रता मापी है, वायु में नमी को। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को नापता है, प्रेशर को नापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, और एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये था कि बैरोमीटर में अगर पारा की स्तर यानी कि पारा की मात्रा ऊपर को उठ जाए तो मौसम साफ रहेगा, और पारा नीचे को गिर जाए, अचानक नीचे को गिर जाए तो तूफान आने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर दोस्तों आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि विटामिन विटामिन कितने होते हैं। तो विटामिन दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, मतलब टोटल हम लोग समझे तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, इसमें जल में जो घुल जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। एक होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि ये वसा में घुल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों केवल 2 हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि उसको हम लोग बीसी कह देंगे। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, ए के बाद दोस्तों होता है डी, ई और के। ठीक है। यानी कि उसको हम लोग अगर अच्छी तरह से लिखना चाहें तो के ई डी ए, यानी कि कीड़ा, ये हो गया बीसी, ये हो गया कीड़ा। ये जो ए डी ई के लिखा है इसी को मैंने के ई डी ए लिख दिया है। ये हो जाएंगे विटामिन वसा में घुलनशील के ई डी ए, जल में घुलनशील बी और सी। हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रतौंधी। रतौंधी ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और दोस्तों जब मतलब इस रोग में हमको डॉक्टर बताता है कि आप लोगों को गाजर, मतलब पालक, पपीता, आम, शकरकंद, अंडे खाइए और विटामिन की कमी को दूर करिए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों बेरी बेरी। बेरी बेरी ये दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी कह दीजिए चाहे विटामिन बी1 कह दीजिए। ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, यही दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। कौन सा, सी नंबर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है, शरीर में थकान हो जाती है, खूब ज्यादा थकान, अत्यधिक थकान हो जाती है। मसूड़ों से दोस्तों खून आने लगता है। खून किससे आता है, मसूड़ों से। मसूड़ों से क्या, खून आने लगता है। और दोस्तों क्या होता है कि थकान होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, और दोस्तों शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। क्या, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। तो ये दोस्तों इसकी पहचान होती है स्कर्वी रोग की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दोस्तों खट्टे फल इसकी कमी को पूरा करने के लिए खाया जाता है, यानी कि नींबू खाइए और संतरा खाइए और करौंदा वगैरह वगैरह खाइए। ये सभी खट्टे फल ये विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। इसको दोस्तों सूखा रोग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सूखा रोग। सूखा रोग कहा जाता है रिकेट्स को, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंच गए हम लोग। इंपॉर्टेंट वाले ये सारे के सारे दोस्तों डेली यूजेज यानी कि डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को खुद समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। रोज हवाई जहाज चलता है, बहुत ही
हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन चुके हैं। इसी वजह से ये हवाई जहाज में हम लोग बैठेंगे कभी, तो कह रहे हैं बताइए टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ये दोस्तों क्या होती है, ये अत्यधिक दबाव में और तापमान में भी सुरक्षित रहती है। ये दोस्तों ज्वलनशील गैस नहीं होती है और ये नमी से भी बचाव करती है। ये क्या, इसको हम लोग लिखे अज्वलनशील, अज्वलनशील। ये ज्वलनशील गैस नहीं है, यानी कि अज्वलनशील गैस है। और दोस्तों ये क्या है कि अत्यधिक दबाव और तापमान में भी मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसका नाइट्रोजन का यूज करते हैं हवाई जहाज के टायरों में। ठीक है, बस अब दोस्तों इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, यही ऑप्शन याद रखिएगा, नाइट्रोजन N2। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 46 यानी कि 23 जोड़े, ऑप्शन बी 48 यानी कि 24 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 44 यानी कि 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी 46 यानी कि 23 जोड़े। दोस्तों दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या है कि दोनों को दोनों ऑप्शन में 46 यानी कि 23 पेयर्स, ये क्या हमें मतलब रिपीट हो गया है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन दोनों हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इस 23 जोड़ों में दोस्तों क्या होता है कि 22 जोड़े ये दोस्तों सेम होते हैं महिला में और पुरुष में, यानी कि इनको कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है? AUTOSOM, ऑटोसोम, यानी कि इनको दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। ये दोस्तों शरीर निर्माण के लिए आवश्यक गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़े खत्म हो गए, अब बचा है 23वां जोड़ा, यानी कि 23वां जोड़ा क्या होता है? ये होता है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। इसी से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। 22 गुणसूत्र लड़के और लड़कियों दोनों में समान होते हैं, केवल 23वां वाला जोड़ा लड़के और लड़की दोनों में अलग अलग होता है। अगर दोस्तों हम लोग लड़की की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें, तो फीमेल में 30वां जोड़ा होता है एक्स और एक्स का, और अगर मेल की बात करें, लड़का की बात करें, तो एक्स और वाई का होता है। ठीक है, लड़की में क्या होता है? लड़की में दोनों एक्स एक्स होती है, इसी वजह से उसको एक्स कहा जाता है, और लड़के में एक एक्स और एक वाई होता है, इसी वजह से ये एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, 23वां गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स वो होता है दोस्तों 23वां एक्स वाई या तो फिर एक्स एक्स। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट, अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति हम लोगों को पता है कि इसका c बराबर इसकी स्पीड होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर एक सेकेंड में दोस्तों प्रकाश चलता है, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी गति दोस्तों निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें होती है? वैक्यूम में होती है सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड। हम लोग अगर लाइट की स्पीड का देखना चाहें, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कि किसमें सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसमें कम होती है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों निर्वात में होती है, ये तो हम लोगों को पता था। उसके बाद किसमें होती है? उसके बाद होती है दोस्तों वायु में। निर्वात के बाद एयर यानी कि वायु यानी कि हवा में। उसके बाद दोस्तों होती है जल में, और सबसे लास्ट में होती है कांच में। ठीक है, सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद वायु में, फिर जल में, और फिर कांच में, यानी कि 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य रक्तचाप, ऑप्शन ए कह रहा है कि 90/60 mmHg, मिलीमीटर पारा। उसके बाद नंबर बी में कह रहा है 120/80 मिलीमीटर Hg, मिलीमीटर ऑफ पारा। नंबर सी में कह रहा है 140/90 mmHg। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 160/100 mmHg। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120/80 mmHg ये होता है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्तचाप इसमें जो दिया हुआ है
120 और ये 180, तो ये 120 क्या होता है, 120 mmHg, यानी कि इसको कहा जाता है ऊपरी दबाव। क्या कहा जाता है, ऊपरी दबाव। ठीक है, इंग्लिश में पूछ लेता है, इंग्लिश में इसको सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिस्टोलिक, ये हो जाएगा इंग्लिश में 120 mmHg। क्या होता है कि हार्ट बीट के समय जो दबाव पड़ता है वो होता है 120 mmHg का। उसके बाद जो दिया होता है 80 mmHg, ये क्या होता है, ये निचला दबाव होता है। कौन सा दबाव होता है, निचला दबाव। हमसे पूछ सकता है कि बताइए ऊपरी दबाव क्या होता है, तो 120 mmHg, यानी कि इसको कहा जाता है डायस्टोलिक। क्या, डायस्टोलिक, ये है निचला दबाव। निचला दबाव क्या होता है कि ये धड़कनों के बीच हृदय के आराम करने का दबाव होता है। जब क्या होता है कि ऊपरी दबाव होता है, इसमें हार्ट बीट के समय धमनियों पर जो दबाव पड़ता है वो होता है 120 mmHg, और जो 80 mmHg होता है ये निचला दबाव होता है, इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी दोस्तों एक आध क्वेश्चन रह गए इसके, ये भी जो रक्तदाब होता है यानी कि रक्तचाप होता है, इसको मापा किसमें जाता है, हम लोगों से ये पूछता है दोस्तों। इसको स्फिग्मो मैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, इसमें नापा जाता है दोस्तों रक्तचाप को, यानी कि ब्लड प्रेशर को। एक दोस्तों और होता है कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है, धड़कन सुनने के लिए, धड़कन सुनने के लिए दोस्तों स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, किस धातु को। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोहा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सोना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कापर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सोडियम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम और दोस्तों पोटेशियम, यानी कि Na यानी कि ये सोडियम और K यानी कि पोटेशियम, ये दोस्तों ऐसी धातुएं हैं कि अगर इनको खुले में रख दिया जाता है, इसमें खुले में रख दिया जाए तो ये दोस्तों आग पकड़ लेती हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्वलनशील, यानी कि ये बहुत ही अभिक्रिया करने वाली धातुएं होती हैं। अगर इनको खुले में रख दें तो ये धातुएं हवा के संपर्क में आकर के और नमी के संपर्क में आकर के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। इससे क्या होता है कि दोस्तों इससे विस्फोट भी हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों इनको, पोटेशियम को और सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है, इनको केरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन ए कह रहा है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पीयूष, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थायराइड। अग्न्याशय क्या होता है, ये दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यकृत क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यानी कि यकृत, यही सबसे बड़ी ग्रैंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे भारी आंतरिक भाग भी होता है ये दोस्तों। क्या होता है कि सबसे भारी आंतरिक अंग, सबसे भारी आंतरिक अंग है ये दोस्तों यकृत यानी कि लीवर। इसका दोस्तों वजन पूछ लेता है, वजन इसका लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 किलोग्राम तक होता है। यकृत दोस्तों क्या करता है, यकृत बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि बाइल का निर्माण करता है। बाइल क्या होता है दोस्तों, बाइल ये दोस्तों क्या भोजन पचाने के लिए यानी कि पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पाचन के लिए। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी पीयूष ग्रंथि, ये दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है, पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पीयूष यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि। उसके बाद दिया हुआ है थायराइड। थायराइड क्या होती है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड क्या है, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि।
ये हो जाएगी थायराइड। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि सबसे भारी आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय ये क्या होता है, ये मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे ऑप्शन हम लोगों ने आप लोगों को क्लियर करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस यानी कि जिस गैस को अगर सूंघ लिया जाए, महक लिया जाए तो फिर हंसी रुके नहीं, उसको कहते हैं कि बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, इसको NO ये इसका सिंबल होता है, ये N है और ये O है, ये हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी कि ये हो जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, N2O। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होती है, ये दोस्तों रंगहीन, ये रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता, लेकिन स्वाद में दोस्तों ये मीठी होती है। मतलब रंगहीन और मीठी गंध वाली, सॉरी गंध में, रंगहीन और मीठी गंध वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका यूज किसमें किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का? नाइट्रस ऑक्साइड का यूज दोस्तों किसमें, मतलब डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, जरा हम लोग ये देख लेते हैं। प्रभावित अंग, इससे दोस्तों मस्तिष्क हमारा बहुत जोर से प्रभावित होता है, यानी कि माइंड। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड से प्रभावित होता है माइंड और तंत्रिका तंत्र। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज दोस्तों रक्त संचार यानी कि ब्लड प्रेशर को सही करने में किया जाता है। इसमें रक्त संचार को सही करने में किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों एसिड रेन के लिए, मतलब एसिड रेन के लिए क्या है कि ये, मतलब एसिड रेन में यूज होती है ये गैस। ठीक है, एसिड रेन के लिए, एसिड रेन करवाने वाली गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। फॉसिल फ्यूल से दोस्तों ये निकलती है, जो हम लोग ये कार्बनिक पदार्थ जलाते हैं उन्हीं से निकलती है NO2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है। दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोगों के यानी कि हाफ क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। हाफ क्लास में दोस्तों आप लोगों को जरूर से जरूर पसंद आया होगा, मजा आई होगी। अगर मजा आई हो, पसंद आया हो तो फिर एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम, इनको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें, तेल, वो भी मिट्टी वाला, इसमें रखा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया करने वाली गैस, मतलब तत्व है, मतलब धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आयरन और जिंक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम और सल्फर। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और फास्फोरस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम दोस्तों कठोरता प्रदान करती है। क्या, कठोरता प्रदान करती है कैल्शियम। उसके बाद फास्फोरस पी, ये क्या होता है, ये दोस्तों इनेमल के निर्माण में मदद करता है। ये जो दांतों के ऊपर का भाग होता है इनेमल, क्या, इनेमल, दंतवल्क जिसको कहा जाता है, इनेमल यानी कि जिसको दंतवल्क भी कहा जाता है, दांतों के ऊपर की परत, इसके निर्माण में फास्फोरस सहायक होता है और दांतों को कठोरता प्रदान करता है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व प्रकृति में कह रहा है पाया जाने वाला कौन सा है। ऑप्शन ए यूरेनियम, यही राइट आंसर हो जाएगा, अब आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है। यूरेनियम यही दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसका परमाणु भार, मतलब परमाणु क्रमांक 92 होता है। यूरेनियम 238, 238 क्या होता है, ये इसका एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु भार होता है। ठीक है, हमसे दोस्तों पूछता है कि सबसे, ये तो हो गया सबसे भारी तत्व, और हम लोगों से पूछ लेता है कि घनत्व के हिसाब से सबसे भारी तत्व कौन सा है। डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि घनत्व के हिसाब से सबसे भारी तत्व, वो दोस्तों ओस्मियम यानी कि OS हो जाता है घनत्व के हिसाब से। ऑप्शन दिया हुआ है सोना, ये सोना, सोना क्या होता है कि सबसे शुद्ध, जो सोने की माप होती है, वो हमसे पूछता है कि बताइए सबसे शुद्ध सोने की माप कितनी होती है, सबसे शुद्ध कितने कैरेट सोना होता है।
सबसे शुद्ध होता है दोस्तों 24 कैरेट सोना। कितना होता है? 24 कैरेट सोना। हमसे पूछता है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का यूज किया जाता है? दोस्तों आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें तांबा और चांदी इसके साथ में मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो 24 कैरेट वाला होता है सबसे शुद्ध वाला, ये दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है सोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पारा, ये पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ स्टेपीज, ये क्या होता है? ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी? सबसे छोटी हड्डी, ये कौन सी है? ये है दोस्तों स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टिबिया। टिबिया क्या होती है? ये दोस्तों पैर में, कहां पर? पैर में पाई जाने वाली हड्डी है टिबिया। उसके बाद दिया हुआ है फिबुला, मतलब फीमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगी सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी फीमर। इसको जांग की हड्डी भी कहा जाता है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी होती है ये जांग की हड्डी फीमर। ऑप्शन मतलब डी फिबुला, ये पैर के नीचे के मतलब पैर के निचले हिस्से में पाई जाने वाली ये भी एक पतली और मजबूत हड्डी होती है, फिबुला। ठीक है, टिबिया भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक यानी कि यूनिट की बात कर रहा है। बताइए विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक क्या होता है? करंट का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट का मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ दोस्तों वोल्ट। वोल्ट ये विद्युत विभवांतर का यानी कि विद्युत विभव का मात्रक होता है, इसका विद्युत विभव यानी कि विद्युत विभवांतर का। उसके बाद दिया हुआ है ऑप्शन दोस्तों ओम। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यानी कि ये प्रतिरोध की यूनिट यानी कि इकाई होती है। उसके बाद दिया हुआ है वाट। वाट दोस्तों ये शक्ति यानी कि P बराबर W अपान T, पावर। पावर मीन्स वाट इसका यूनिट होता है, यानी कि ये पावर यानी कि ये शक्ति की मात्रक है। ठीक है, वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मतलब 14 खत्म हो गया, 15 में आ गए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय। क्या होता है मिश्रित ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इसी अग्न्याशय से क्या होता है कि इसी अग्न्याशय से इंसुलिन मतलब का निर्माण होता है। जब अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का पर्याप्त निर्माण ना हो या शरीर द्वारा इसका सही उपयोग ना हो तो रक्त में क्या होता है कि शुगर यानी कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जब अग्न्याशय इसके द्वारा इंसुलिन ना बनने या शरीर द्वारा इसकी सही उपयोग ना कर पाने के कारण रक्त में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर एनीमिया। एनीमिया दोस्तों खून की कमी होता है। क्या होता है? खून की कमी, इसको कहते हैं एनीमिया रोग। विटामिन B12 के कारण दोस्तों ये होता है। ठीक है, पीलिया। पीलिया दोस्तों ये कोई रोग नहीं है, ये एक लक्षण है। क्या है? ये एक लक्षण है। और दोस्तों इसमें मुख्य रूप से लीवर में कमजोरी होती है और क्या होता है कि ये बॉडी में बिलीरूबिन का स्तर बढ़ने से होता है। इसका बिलीरूबिन बिलीरूबिन स्तर बढ़ने से होता है बॉडी में पीलिया नामक लक्षण। इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से बताया ना कि लीवर में कमजोरी आ जाती है, पित्त नली में रुकावट आ जाती है और अन्य कारण हो जाते हैं। घेंघा, ये दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट
का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक। इसका दोस्तों सूत्र है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ऑप्शन दिया हुआ है KCl। KCl ये दोस्तों कृषि में पोटास उर्वरक के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? पोटास उर्वरक। दे देगा कि पोटास उर्वरक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ऑप्शन दे देगा तो KCl इसका यूज किया जाता है पोटास उर्वरक के रूप में। NaOH इसको दोस्तों कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा, NaOH। इसको जल शोधन यानी कि जल का शुद्ध करने में इसका यूज किया जाता है। इसमें जल शोधन में यूज किया जाता है NaOH का। और दोस्तों इसका यूज नाली साफ करने वाले क्लीनर में भी किया जाता है। इसमें नाली साफ करने वाली क्लीनर इसमें भी यूज किया जाता है NaOH का। ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3 डाट 10H2O और होता है। इसका दोस्तों होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाले कपड़े में इसका यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? हम लोग देखते हैं कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसी वजह से धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वो तो पानी की वजह से, क्योंकि पानी भरा है, ऊपर से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, नीचे से देखते हैं तब भी नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन मीन्स होता है दोस्तों फैलाव, यानी कि फैलना। प्रकाश का फैलना यही है दोस्तों आसमान में नीले रंग का फैलना। ठीक है, क्या होता है कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य ये सबसे कम होती है। इसी वजह से क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन दिया हुआ प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है दोस्तों ये जो हम लोग अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं, दर्पण में चेहरा देखना, ये दोस्तों परावर्तन के कारण ही हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु का दिखाई देना ये भी परावर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश मतलब अपने मार्ग से मुड़ जाता है। मार्ग से मुड़ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्ग से मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि मान लो निर्वात से हवा में जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है, तो एक मार्ग से दूसरे मार्ग मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। विक्षेपण दिया हुआ है। विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में, अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, मूल रंगों में क्या होता है कि वो विभक्त हो जाता है, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है मूल रंग में। ठीक है, ये हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश के विक्षेपण का अगर प्राकृतिक उदाहरण पूछे तो वो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो होता है प्रकाश के विक्षेपण का मतलब प्राकृतिक उदाहरण। मनुष्य के कह रहा है कि रक्त यानी कि ब्लड, इसका कह रहा है कि बताइए पीएच वैल्यू कितना होता है, यानी कि पीएच मान कितना होता है। पीएच मान दोस्तों 0 से लेकर के 14 नंबर तक होता है। इसके बीच में एक वैल्यू आती है 7, यानी कि 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 के बीच वाले को दोस्तों एसिडिक कहा जाता है, यानी कि अम्लीय कहा जाता है। और दोस्तों 7 से 14 वाले को क्या कहा जाता है? इसको क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्षार क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमसे कह रहा है कि बताइए मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग होता है 6.8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब सॉरी 7.4, दोस्तों ये गलत हो गया। 7.4 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
7.35 से लेकर के दोस्तों 7.45 तक होता है मनुष्य के रक्त का पीएच। और जो दोस्तों 6.8 लिखा हुआ था ये दोस्तों लार का पीएच होता है। किसका? लार का। ये जो हमारी लार निकलती है इसका पीएच होता है 6.8। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर इन्होंने दोस्तों रेबीज के टीका की खोज की है। इसकी रेबीज का टीका इसकी खोज की है लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इन्होंने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की हुई है। किसका? चेचक का टीका इसका खोज किया है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यही हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रॉस। इन्होंने दोस्तों मलेरिया की दवाई खोजी थी। इसकी मलेरिया की दवाई। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने पेनिसिलिन की यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लोहे पर जंग यानी कि रस्टिंग किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी कह रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों लोहे को यानी कि आयरन को खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन की नमी से क्रिया करके क्या बना लेता है? ये दोस्तों Fe2O3 बना लेता है इंटू XH2O यानी कि जल के कुछ अणु उसके साथ में मिल जाते हैं। जल के अणु मिल जाते हैं, इसी वजह से उसमें जंग लग जाता है। तो यही होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग दोस्तों यकीन मानिएगा, केवल एक इस क्लास को आप लोग अगर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इस 20 क्वेश्चन से मैंने हर एक क्वेश्चन में 2-2 4-4 क्वेश्चन बचाए हैं, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए गए हैं। अगर आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग केवल इसी क्लास से करके आएंगे, क्योंकि डेली यूज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सभी के सभी क्वेश्चन हमारे लाइफ में यूज होता है कहीं ना कहीं, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को तैयार करिए, अच्छे से कवर करिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और दोस्तों क्योंकि सेशन बनाने में मतलब क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त जिनको ग्रुप डी का पेपर देना है उनको भी दोस्तों सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी तैयारी कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को अच्छे से तैयार करिए, मुझको कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।